हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 कवर किए जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय 2 है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पहले जान लेंगे, ताकि उसके बाद बहुपद बढ़िया से समझ में आए। तो बहुपद को पढ़ने से पहले, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि बहुपद को समझने के लिए किन किन टॉपिक को समझना जरूरी है। तो पहला जो है हम लोग का टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है अक्षर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अक्षर क्या है। बोल रहा है कि अक्षर का मतलब होता क्या। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू, एक ऐसा निश्चित अंक वाली संख्या जो कभी चेंज नहीं, एक संख्या जो चेंज नहीं होता है, जो फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसको कहते हैं अक्षर। ठीक है, जो कहीं चरे नहीं, एक जगह रुका हो, फिक्स नंबर हो, जिसको चेंज नहीं किया जा सके, उसको अक्षर कहते हैं। जैसे में एग्जांपल लेते हैं 2। अगर बोलेंगे क्या 2 के जगह कोई और संख्या आ सकता है, तो नहीं, 2 कभी चेंज नहीं हो सकता। 2 का मतलब ही होता है 2। अगर कोई बोलता है कि 2 बराबर 4, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। ठीक है, 2 कभी 4 के बराबर नहीं होता। 2 खुद के बराबर होगा, 4 खुद के बराबर होगा, इसलिए हमेशा 2 जो है एक फिक्स नंबर है, 4 क्या है, एक फिक्स नंबर है। ये कभी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है 3, क्या 3 अपने आप में इंटरचेंज हो सकता है? क्या 3 की जगह कोई ऐसा वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे इसका वैल्यू चेंज हो जाए, जिससे इसका मान बदल जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 3 का मतलब होता है 3, 3 को कभी चेंज करके 4 नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकता कि 3 की जगह 4 ऐसा कोई संख्या आएगा, 5 कोई ऐसा संख्या आएगा। तो ये एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक फिक्स जो है निश्चित नंबर है, एक फिक्स अंक वाली संख्या है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है। ऐसी सब संख्या को कहते हैं अक्षर, कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, पाई, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम लोग बोलते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाई के बराबर कभी 22/7 नहीं होता। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 जो है लगभग वैल्यू पाई के स्टार्टिंग में देता है, क्योंकि पाई का पाई को जब सर्कल में यूज किया गया, उसका एरिया फाइंड करने के लिए, वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है, फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया गया, तो मैथमेटिशियन को इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैथमेटिशियन ने पाई का स्टार्टिंग वैल्यू 3.142 रखा और इसको चेक किया, तो ये 22/7 का स्टार्टिंग वैल्यू में आता है। भाग लगाइएगा 7 से 22 में, तो 7 तरीके 21, एक आया, कैंसिल, दशमलव है, 0, 7 एकम है 7, 3 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो 0, 7 चौके 28, 2 आया, कैंसिल, दशमलव है 0। फिर देखिए 7 7 दूनी 14, 6 कैंसिल हो गया। तो कुछ अंक और आगे बढ़ेंगे तो ये जो है दोबारा फिर इतना ही नंबर जो है रिपीट करेगा। कुछ अंक आगे बढ़ेंगे दशमलव के बाद, तो फिर ये दोबारा अंक आएगा। और हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद एक निश्चित अंक वाली संख्या बार बार आती है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। और अशांत अनावर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या के रूप में ऑलरेडी यहाँ पे है 22/7। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी पाई जो है 22/7 के बराबर होता नहीं। अगर आप लोग दिमाग में ये सेट हुआ है कि पाई जो है 22/7 के बराबर होता है, तो ये गलत बैठा दिया गया दिमाग में। कभी भी पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, क्योंकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है।
इसका 22/7 का लगभग वैल्यू स्टार्टिंग में पाई के जैसा आता है, इसलिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यूज कर देते हैं। तो हम लोग को इतना जान लेना है कि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो क्या पाई एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, क्या एक नंबर में कन्वर्ट होता है? तो बिल्कुल पाई 3.142 और आगे बढ़ेंगे तो डॉट 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 हमेशा चेंज होता रहेगा। 3 डॉट लगाए हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद ये कभी भी फिक्स नंबर रिपीट नहीं करेगा कि निश्चित संख्या नहीं आएगा, हमेशा चेंज होगा। तो चेंज होने वाली संख्या को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव। और ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आ रहा है अशांत आवर्ती दशमलव, तो ऐसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। तो 22/7 एक परिमेय हो गया, पाई एक अपरिमेय हो गया, और दोनों के दोनों एक निश्चित वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके जगह कोई और वैल्यू पुट नहीं कर सकते अपने से। ऐसा नहीं बोल सकते हैं पाई जो है 2 के बराबर होता है, पाई 3 के बराबर होता है, तो पाई कभी चेंज नहीं होगा। पाई का जो वैल्यू आता है वो हमेशा 3.142 से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं बोल सकते पाई का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा, पाई वैल्यू -5 से स्टार्ट होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि अचर है। और 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये भी एक नंबर है। तो 22/7 की जगह ऐसा नहीं बोल सकते 11/2 हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते 23/24 हो जाए। तो 22/7 का मतलब होता है 22/7, 3 का मतलब होता है 3, 4 का मतलब होता है 4, 2 का मतलब होता है 2, और 2 कभी 4 के बराबर नहीं होता। कोई बोलता है क्या कि सिद्ध कीजिए 3 बराबर 4, कोई भी बोल देता है। चलिए थोड़ा प्रूफ करके दिखाइए 5 बराबर 6, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 5 कभी 6 के बराबर होता ही नहीं। यहाँ पे रीजनिंग लगा के और उल्टा सीधा कंसेप्ट लगा के जबरदस्ती लाना करते हैं उसको, जबकि मैथमेटिकल रूल में ऐसा कोई भी गेम नहीं चलता। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पहले बुझा दिए और उसको इधर उधर जोड़ के ज्वाइन करके और उसको बता दिया, बोल दिए मैथमेटिकल हो गया फॉर्मूला, या मैथमेटिकल थ्योरम के थ्रू प्रूफ कर दिया। मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता है, जो बात करता है 100% सच बात करता है। तो इसलिए कभी 3 4 के बराबर नहीं होता है, 5 कभी 7 के बराबर नहीं होता है। ये नहीं बोल सकते 5 की जगह 7 ले लेंगे तो 5 और 7 दोनों बराबर। अगर ऐसा होगा तो पूरे वर्ल्ड में सबको घाटा हो जाएगा। कोई 50 रुपए देगा और बोलेगा 50 रुपए तो 100 रुपए के बराबर है, तो इसलिए हम 50 रुपए दिए, आप हमको 100 रुपए दीजिए। तो ऐसा अगर हुआ तो सबको नुकसान हो जाएगा। इसलिए कभी 100 500 के बराबर नहीं होगा, 50 20 के बराबर नहीं होगा। हमेशा 20 का मतलब 20 होता है, 50 का मतलब 50 होता है, 2 का मतलब 2 होता है। इसलिए सभी संख्याएं फिक्स है, निश्चित है, किसी के स्थान पर किसी दूसरे संख्या को नहीं रख सकते हैं। ऐसी संख्या को कहते हैं अचर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग अपने लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे, कि जब भी कांस्टेंट के बारे में बात हो जाएगा तो ऑल रियल पार्ट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑल रियल पार्ट्स। ये होता है ऑल का साइन, ये होता है आर से, रियल नंबर का पहला लेटर होता है, तो सभी के सभी वास्तविक संख्या हो जाएगा कांस्टेंट हम लोग सिलेबस से। बाकी उससे आगे बढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वहां पे थोड़ा सा एक और नंबर आता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, 11th में जाएंगे तो एक संख्या और घर जुड़ेगा, और सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या 2 मिलने वाला, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, और रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, सम्मिश्र संख्या बन जाता है। तो वहां पे आगे आप लोग जाइएगा तो पढ़िएगा। बाकी अभी हम लोग 10th लेवल पे बात करते हैं। तो ये सभी संख्या को हम लोग जितना भी वास्तविक संख्याएं लिखते हैं, दशमलव में, बट्टा में, माइनस में, रूट में, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अचर के बारे में बात होगा तो बोल सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या, अपने क्लास के लेवल पे बोलेंगे सभी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को किससे दिखाते हैं? आर से। तो वास्तविक संख्याएं अचर कहलाते हैं।
तो आप जो लीजिएगा वो सब के सब अचर होगा। अगर कोई बोलेगा -2/3 बताइए, अचर है। कोई बोलेगा 5 बताइए, अचर है। कोई बोलता है 5 बोलिए, अचर है। कोई बोलता है 22/7 बोलिए, अचर है। ठीक है, तो इस तरह से रूट में कोई बोलता है हमारे 2√2 अचर है, √3 अचर है, माइनस में √3/5 अचर है। जो लेना लीजिए, दशमलव में लेना है दशमलव ले लीजिए, 0.25 अचर है, -6.032 डिवाइडेड बाई 5 अचर है। तो जो भी नंबर लेंगे ये सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं और ये सभी के सभी अचर हैं। तो -2/3 का मतलब क्या होता है? तो -2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है? 5। पाई का मतलब क्या होता है? पाई। 22/7 का मतलब 22/7। √2 का मतलब √2, √3 का मतलब √3, -√3/5 का मतलब -√3/5 ही होता है। अब कोई बोलेगा कि √2 जो है 5 के बराबर होता है, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 क्या है, इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? अगर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर लेते हैं तो फिर परिमेय का जरूरत ही नहीं है या अपरिमेय का जरूरत ही नहीं है, एक ही नंबर से काम चल जाता, दोनों का जरूरत ही नहीं होता। इसलिए हमेशा दिमाग में रखना है कि हमेशा जो भी नंबर लिया जाएगा वो खुद के बराबर होगा और किसी संख्या के बराबर नहीं होगा। तो इन सभी वास्तविक संख्या को कहते हैं अचर, कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। दूसरा आते हैं, दूसरा का जो नाम है वो है चर। अब चर का मतलब होता है चरण, एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करना। ये जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं समझाने के लिए, इसको कहते हैं वेरिएबल। तो कांस्टेंट जो होता है चेंज नहीं होता, वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, चर जो है हमेशा अपना वैल्यू चेंज करता है। अगर कोई बोल रहा है कि 2x बराबर 4, तो यहाँ पे 2 क्या है? एक अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है। 4 क्या है? अचर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या अब यहाँ पे 2x बराबर 4 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि x जो है ये है वेरिएबल, ये है चर, और चर जो होता है हमेशा चेंज होता है। एबीसीडी के लेटर में जो भी आएगा वो सभी को चर कहते हैं। वो वेरिएबल जो है हमेशा बदलता है, एक जगह हम लोग जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अचर में जैसे यहाँ 2 है, 2 की जगह अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, 2 का मतलब 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे x जगह क्या ले सकते हैं? वो ऐसा वैल्यू ले सकते हैं कि जो जिसको 2 से गुना करने के बाद कितना आ जाए? 4। तो 2 तो ऑलरेडी है, x में कितना लिया जाए x जगह कि 4 आ जाए? तो 2 ले सकते हैं। तो 2 गुने 2 करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 4 के। तो लेफ्ट हैंड में x जो है 2 लेंगे तो राइट हैंड में कितना आ जाएगा? 4। तो बताइए यहाँ पे x क्या हुआ? चेंज किए, x क्या हुआ? 2 आया तो कितना आ गया? 4। अगर हम x को चेंज करते हैं किसी और भी तरीका से तभी कितना आएगा? 4। जैसे देखिए यही है 2x और बराबर कितना है? 4। क्या 2 को लिख सकते हैं? 2 तो है ही, x जगह ले सकते हैं 4/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखे थे x जगह 2, यहाँ लिख दिए 4/2। क्या यहाँ 4 नहीं आएगा? बिल्कुल कैंसिल करके 4 आएगा। तो यहीं पे 2 तरीका से लिखने का हो गया। एक यहाँ पे x जो था वो 2 के फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ जो x लिखे हैं वो x बराबर 4/2 के फॉर्म में लिखे। ठीक है, और भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये इसी को क्वेश्चन को लेते हैं 2x बराबर 4 है और x जगह ऐसा क्या वैल्यू लेंगे कि 4 आ जाएगा? तो और भी तरीका है, 2x जगह ले लेते हैं 4/, मान लीजिए कुछ और लेते हैं यहाँ पे, क्या लें सही है, तो ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसको कैंसिल करने के बाद मेरे पास रिजल्ट है। चलिए लेते हैं 2 दूनी 4, 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी, तो ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए 8/4, ये सही है। कैंसिल कीजिए इसको, x जगह कितना रखे हैं? 8/4, 4 दूनी 8, इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4। देखें तो अब यहाँ पे x क्या लिख दिए? 8/4। यहाँ x क्या लिखे? 4/2। यहाँ x कितना लिख दिए? 2। ठीक है, तो यहाँ पे x बदल दिए,
अलग अलग तरीका से, जबकि उसका नंबर कितना आएगा कैंसिल करने के बाद 2 ही आएगा। तो लिखने का केवल तरीका चेंज किए हैं, लेकिन चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसमें चेंजिंग हो रहा है। अगर कोई बोलता है यहीं पे मान लीजिए 2x तो है ऑलरेडी, और 2x बराबर लिख दिया 10। अब यही 2x जो है यहाँ 4 के बराबर आया है, यहाँ यही 2x 10 के बराबर आया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है चर है, वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ 10 भी आ सकता है, 2x बराबर 25 भी आ सकता है, जो मन करे वो ले सकते हैं हम लोग, जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो यहाँ देखिए x जगह कितना लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया 10 के बराबर। यहाँ कितना है 25, कितना लिया जाए कि 25 आ जाए, तो हम लोग ले सकते हैं सीधे x जगह कितना, या तो 50/2 ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे 25/2 लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर यहीं पे लिख दिया 2x बराबर 50, तो देखिए तो यही 2x 4 के बराबर है, यही 2x यहाँ 10 के बराबर है, यही 2x यहाँ 25 के बराबर है, यही 2x यहाँ 50 के बराबर। 2x तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नंबर जो है इक्वल में, जो राइट हैंड साइड में एक नंबर आ रहा है वो चेंज हो रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है? यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 जो है ये तो निश्चित है हर एक जगह, इसका मतलब x बदल रहा है, इसलिए यहाँ 2x बराबर कितना लिख दिया 50, यानी कि 2 इंटू x जगह कितना रखेंगे 25 रख देंगे, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50। तो चर कहता है, चर कभी निश्चित वैल्यू नहीं देता, फिक्स नहीं होता है, चर हमेशा बदलता है, तो इसी को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो कैसा होगा, सब बोल सकते हैं ABCD के लेटर से दिखाया जाता है चर को, और सभी वास्तविक संख्या से अचर को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक ऐसा मान जो हमेशा क्या हो, सवाल क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाए, एक ऐसा वैल्यू जो क्वेश्चन के हिसाब से एक्सचेंज हो जाए, बदल जाए, तो ऐसे वैल्यू को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, या बोल सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से यानी कि बोल सकते हैं A B स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, C D डॉट डॉट डॉट, और बोल सकते हैं X Y Z से किसको निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं वेरिएबल को। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट किसको कहेंगे, जो एक फिक्स वैल्यू हो उसको कांस्टेंट कहेंगे, सभी रियल नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। चर वेरिएबल किसको कहते हैं, ABCD के लेटर से दिखाएंगे वेरिएबल को, जो हमेशा चेंज होता है, बदलता है। ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू चेंज हो जाए उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो इसका कोई फिक्स डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं, बस इसको समझना पड़ेगा। तो चर अचर समझ में आप लोग को आ चुका होगा। अब इस दोनों का यूज करके एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसी नया टॉपिक से जन्म लेगा कौन, बहुपद। ठीक है, तो इसका जो है जन्म हुआ है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो आइए नया टॉपिक के बारे में जानते हैं। उस नया टॉपिक का नाम है बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हम लोग को, ये 3 टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये क्लास 9th में हम लोग को कवर करना था, क्लास 9th में पढ़ना था। चर के बारे में क्लास 9th में पढ़ना था, अचर के बारे में क्लास 9th में पढ़ना था, और यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजगणितीय व्यंजक, इसके बारे में भी क्लास 9th में पढ़ना था। तो कह रहा है बीजगणितीय व्यंजक क्या है,
तो बोल रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, अचर और चर का एक ऐसा संयोग जिसको जोड़ घटाव गुना भाग के संक्रिया द्वारा दिखाया जाए। अब यहाँ परिभाषा थोड़ा सा आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा। बोरा के सिंपल तरीके से बात करते हैं, बोरा के एक अचर हो और एक चर हो, जब दोनों को जोड़ के साथ दिखा दिया जाए या गुना के साथ दिखा दिया जाए या भाग के साथ दिखा दिया जाए, तो ऐसी संक्रिया, ऐसे ऑपरेशंस को, ठीक है, संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, लाइफ में भी ऑपरेशन होता है और यहाँ पे मैथमेटिकल रूल में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि अचर और चर को जब जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में या जोड़ घटाव गुना भाग के साथ दिखाते हैं तो उसको कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग के साथ दिखाएंगे चर और अचर को एक साथ लेकर। जैसे में एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण पे ध्यान देते हैं। वो रहा कि अचर और चर, मान लीजिए अचर ले लिए 2, चर कोई ले लिए, मान लीजिए a ले लिए, तो 2 + a। यहाँ पे एक अचर है, यहाँ चर है, इन दोनों को किससे दिखाए हैं, दोनों के बीच में कैसा संयोग है, कौन जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। तो जोड़ की वजह से ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी घटना को कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कोई लिख दिया है 2 + a, तो ये क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक। अगर कोई लिख दिया y + 3, तो एक चर है एक अचर है। तो चर अचर का क्या है, संयोग है, कॉम्बिनेशन है, जोड़ है। और कैसा, किस फॉर्म से जोड़ा जा रहा है, कौन सा ऑपरेशन के थ्रू जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ संक्रिया के द्वारा दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो जब यहाँ पे एक चर को एक अचर को जोड़ के रूप में दिखा दिए तो ये कहलाएगा बीजगणितीय व्यंजक। और भी एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर कोई लिख दिया है x⁻² - 3, तो ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। क्योंकि यहाँ पे चर है, इसका घात कितना है, 2 है, तो घात से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चर होना चाहिए एक अचर होना चाहिए। तो देखिए ये x क्या है, चर है, 3 क्या है, अचर है, और इनके बीच किस प्रकार की संक्रिया है, तो घटाव की संक्रिया। तो घटाव के थ्रू इन दोनों को कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। अगर कोई लिख दिया CQ + x - 2, अब यहाँ पर क्या है, देखिए 2 प्रकार का संक्रिया हो गया। एक यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, C और X जो है दोनों के दोनों क्या है, चर है, 2 क्या है, अचर है। यहाँ पे 2 प्रकार का ऑपरेशन किया गया है, एक जोड़ वाला एक घटाव वाला। तो ये जोड़ और घटाव के थ्रू क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं दूसरे से, तो इस प्रकार की संक्रिया भी क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। और भी देखते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं। अगर कोई लिख दिया y⁻³ + 4, ये भी क्या है, एक चर एक अचर है, पावर में निगेटिव है पॉजिटिव इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक में चर का घात निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। चलिए और ले लेते हैं 3/x + 5y⁻³ -3 - 2 - 7। अब यहाँ पे देखिए चर है कि नहीं है, बिल्कुल है। इन दोनों, यहाँ पे ये अचर है ये चर है, इन दोनों के बीच किस प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है, भाग का। इन दोनों के बीच कैसा और ऑपरेशन हो रहा है, जोड़ का। और यहाँ 5 और y के बीच जो है गुना का ऑपरेशन है, इसका पावर क्या है, -2, तो y का पावर -2 हो गया। यहाँ पे किस प्रकार का संक्रिया हो रहा है, माइनस का। तो यहाँ पे तीन घटनाएं हो रही है, जोड़ का सभी के सभी घटना हो रहा है, जोड़ का भी हो रहा है, घटाव का भी हो रहा है, गुना का भी हो रहा है, भाग का भी हो रहा है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑपरेशन हो रहा है। और यहाँ पे
दो चर ही, और एक दो तीन अचर। तो बताइए ये किस प्रकार की संक्रिया हो गया? जोड़ घटाव गुना भाग, और ये भी क्या कहलाएगा? बीजगणितीय व्यंजक। तो कह रहा है कि एक बीजगणितीय व्यंजक कब कहलाता? तो बोल रहा है कि चर और अचर को जोड़ने वाले संक्रियाएं जैसे कि जोड़ घटाव गुना भाग से मिलकर जो बनती है उसे कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक का यही परिभाषा हो सकता है कि चर और अचर का संयोग जब एक ऑपरेशन के थ्रू किया जाए, जैसे में जोड़ घटाव गुना भाग, तो उस ऑपरेशन के थ्रू जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसी कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक का घात जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा। तो एक बीजगणितीय व्यंजक का घात कैसा हो सकता है? तो उसके घात के बारे में बात करते हैं तो दो तरीका से हो सकता है। पहला, बीजगणितीय व्यंजक का घात जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो सकता है। और धनात्मक में कैसा? तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या लिखते हैं, सॉरी, धनात्मक हो सकता है क्योंकि पूर्णांक भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, सब हो सकता है। तो धनात्मक हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है ऋणात्मक। तो कोई पूछता है कि बीजगणितीय व्यंजक का घात कैसा हो सकता है? तो धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है, बट्टा में भी हो सकता है, विदाउट बट्टा का भी हो सकता है। तो इन सभी को कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। तो बच्चों, हम अभी जो एग्जाम्पल लिए वो आप लोग समझ में आया होगा कि बीजगणितीय व्यंजक जब भी एक चर एक अचर को एक साथ लिख दीजिएगा, जब भी जिस तरीके से दिखाना दिखाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसका घात नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? बीजगणितीय व्यंजक कहलाएंगे। अब इस बीजगणितीय व्यंजक से किसका जन्म होता है? तो बहुपद। तो बीजगणितीय व्यंजक में बात की है कि बीजगणितीय व्यंजक का घात कैसा हो सकता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, बट्टा में भी हो सकता है। जैसे अगर लिख दिया गया है x के पावर 1/2 + 4, तो ये भी बीजगणितीय व्यंजक। लेकिन अब इस बीजगणितीय व्यंजक से जो जन्म हुआ बहुपद का, तो बहुपद का परिभाषा क्या कहता है? तो बहुपद कहता है कि एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जब उस बीजगणितीय व्यंजक के चर का घात, जो चर ले रहे हैं हम x, y, z, a, b, c, etc, जो लेना है लीजिए, उसका घात जब ऋणात्मक नहीं है या भिन्न में नहीं है, बट्टा में नहीं है, तो बोल रहा है कि बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जब उस बीजगणितीय व्यंजक के चर का घात कैसा हो? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। कैसा होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और उसका घात जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ले लिए 3x के पावर 3 - 2। इस बीजगणितीय व्यंजक में चेक कीजिए कि चर कहाँ है। तो चर यहाँ पे x है। इस x का घात देखिए कैसा, तो इस x का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग जानते हैं, तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार से होता है, एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव वाला वैल्यू चेक करना है कि जो चर लिखा है, अचर से कोई मतलब नहीं है, हमको चर से मतलब है। अगर हमको बहुपद चाहिए तो हमको चर से मतलब होना चाहिए। तो बोल रहा है कि x का घात चेक कीजिए कैसा। अगर यहाँ पे x दिया है, चर x है, तो इस x का घात यहाँ पे धनात्मक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये बहुपद है। अगर इसका घात धनात्मक नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। और धनात्मक में भी कैसा होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब p/q के रूप में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिए 4x के पावर 1/3 और मान लीजिए प्लस में 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पे चर क्या है? x है। उस चर का घात चेक कीजिए कितना है? 1/3। धनात्मक तो है
लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या कभी भिन्न में नहीं आता है, बट्टा में नहीं आता। ठीक है, अगर भिन्न में बट्टा में लीजिएगा तो उसके हर में केवल एक आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाग दीजिएगा तो फिर वही 2 आ जाएगा, 2 में भाग दीजिएगा। अगर 3/1 लेते हैं तब बोलिएगा ये तो सर परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। लेकिन क्या ये पूर्णांक संख्या है? 100% है। लेकिन अगर इसको उलट दिए और लिख दिए 1/3, अब सवाल कीजिए, तब बोलेगा कि ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। अब बोलेगा क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि हर से एक तो गायब हो जाता है, लेकिन अंश से एक को नहीं हटा सकते हैं। अब यहाँ पे और लीजिए, बोलिएगा 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 3/2 पूर्णांक संख्या है? तो नहीं, क्योंकि ये कैसा है? p/q के फॉर्म में है, और यहाँ हर में 2 है, एक तो है नहीं, क्या आप हटा दीजिएगा, एक को तो हटा के यहाँ सिंपल फॉर्म में 2 लिख दिए। 3/1 था, 3/1 है, तो इसको हटा के 3 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो हर में कितना है? 2, इसको तो हटाने तो नहीं हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ ये परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 का जो पावर है, जो घात है, वो कैसा है? भिन्न में है, 1/3, और 1/3 एक परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अगर ऐसा भिन्न में आता है तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बीजगणितीय व्यंजक तो होगा, बहुपद नहीं है। क्योंकि इसको पढ़ना है तो और हाई लेवल का हम लोग को कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि 10th लेवल पे पॉसिबल नहीं। तो जितना 10th लेवल पे है हम उतना कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आप लोग को बेस्ट देने का। तो यहाँ पे चर का घात कैसा है? यहाँ पे भिन्न में है, बट्टा में है, तो ये बहुपद नहीं है। अब सवाल है क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी बताए हैं बीजगणितीय व्यंजक कि बीजगणितीय व्यंजक का घात कैसा हो सकता है? माइनस में भी, प्लस में भी, बट्टा में भी हो सकता है। लेकिन बहुपद का घात कभी माइनस में नहीं हो सकता, बट्टा में नहीं हो सकता, हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, आइए। और भी लेते हैं, अगर लिखा है यहाँ y के पावर 2 और -3, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? तो बिल्कुल है, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक कहता है कि मेरा घात कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी में कैसा आ रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आ रहा है। ठीक है, ये तो बीजगणितीय व्यंजक हो गया। क्या ये बहुपद है? 100% है, ये बहुपद भी है, क्योंकि बहुपद कहता है कि मेरा घात कैसा आना चाहिए? तो धनात्मक आना चाहिए। तो बहुपद और बीजगणितीय व्यंजक में यही डिफरेंस है कि एक बीजगणितीय व्यंजक जो है वो बहुपद हो सकता है, लेकिन एक बीजगणितीय व्यंजक और क्या हो सकता है? बीजगणितीय व्यंजक भी हो सकता है, लेकिन एक बहुपद जो कहता है यहाँ पे, सॉरी बच्चों हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए यहाँ पे हो रहा है कि एक बहुपद जो है वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। एक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होगा, क्यों? क्योंकि बहुपद का घात कैसा है? धनात्मक, और बीजगणितीय व्यंजक के घर में भी क्या आ सकता है? धनात्मक आ सकता है। तो एक बहुपद जो है बीजगणितीय व्यंजक होगा, लेकिन सवाल है क्या एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होगा? तो नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, घटना दोनों हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लेते हैं y के पावर -2 और +5, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? 100% है। क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक में इसमें घात कैसा है? नेगेटिव। तो बीजगणितीय व्यंजक कहता है मेरा घात नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे घात कैसा है? पावर कैसा है? नेगेटिव। तो इसलिए ये बीजगणितीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि बहुपद का घात कैसे चाहिए? धनात्मक। लेकिन बात करते हैं ये बहुपद है और बीजगणितीय व्यंजक भी, क्योंकि बहुपद के घात कैसा है? धनात्मक, तो बहुपद हो गया। और ये धनात्मक वाला पार्ट इसके घर में भी आता है, इसलिए ये बहुपद जो है बीजगणितीय व्यंजक भी होगा और बहुपद भी होगा। ये क्वेश्चन जो है एक बीजगणितीय व्यंजक भी होगा, बहुपद भी होगा। ये क्वेश्चन केवल बीजगणितीय व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। तो एक बहुपद जो है बहुपद भी होता है और बीजगणितीय व्यंजक भी होता है, लेकिन एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए
तो अब हम लोग का क्लियर हो चुका होगा कि बहुपद क्या कहता है। तो बहुपद कहता है एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि उस बीजगणितीय व्यंजक के चर का घात कैसा हो, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। तो कहता है एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि उस बीजगणितीय व्यंजक के चर का घात, चर मतलब अभी बताएं, चर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल। घात को कहते हैं इंग्लिश में पावर, ज्यादातर इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है पावर। चर का घात कैसा हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये परिभाषा हो गया कि एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि उस बीजगणितीय व्यंजक के चर का घात कैसा हो जाए, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाए। तो उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे आप सिंपल तरीका से। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक बहुपद है क्योंकि इसका घात कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चर का घात कैसा है, चर एक से इसके घात धनात्मक पूर्णांक है। तो जब भी बहुपद चेक करना है तो चर ढूंढिए और चर का घात चेक कीजिए कैसा। ठीक है, यही बहुपद चेक करने का तरीका है। और बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 3/2 एक्स के पावर 3 माइनस 5। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। चर क्या है, एक्स है। एक्स का घात कैसा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो बहुपद है। और भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 5 वाई के पावर 4 माइनस 2। अब चर यहाँ पे चेंज कर दिए, चर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका घात जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चर क्या है, वाई। वाई का घात कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो कि है 4, ये बहुपद है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं। एक और बताइए, -3/2 ले लेते हैं यहाँ पे t का पावर -2, t का पावर -5 ले लेते हैं, प्लस में 4। अब इसके बारे में बताइए बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे चर ढूंढिए कहाँ है, चर यहाँ पे t है, t का घात देखिए नंबर माइनस में है, ये सब के सब गुना में अचर है, तो चर को से केवल हम लोग को मतलब है अचर के घात से। तो यहाँ चर जो है t है, t का घात कैसा है, माइनस में। अब 5 है, 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है, निगेटिव है, तो ये बहुपद नहीं है। ये लिखेंगे ये बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद। बाकी सब के सब यहाँ पे लिए है बहुपद। अब बात करते हैं बहुपद को किससे दिखाया जाता है, किस किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो बहुपद का इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का पहला लेटर आता है पी। तो बहुपद को ज्यादातर पी से दिखाते हैं, ऐसे क्लास 10th में पी से ज्यादा दिखाया गया है इसको, क्योंकि एक बहुपद क्या होता है, फंक्शन होता है। बहुपद एक फंक्शन होता है, फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, क्लास 11th पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करेंगे। बहुपद को पी से दिखाते हैं, कहीं एफ से भी दिखाता है, कहीं एच से भी दिखा देता है, कहीं टी से भी दिखा देता है। वो सब का मतलब बहुपद को ही दिखाने का तरीका है, लेकिन स्पेशली क्लास 10th में पी से ज्यादातर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे दिखेंगे बहुपद को
किससे दिखाते हैं? पी एक्स से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे पी तो है बहुपद का पहचान पोलिनोमियल, एक्स क्या है? तो क्लास 10th में जिस चर से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है बहुपद, वो स्पेशली एक चर पे पढ़ना है ज्यादातर, उस चर का नाम है एक्स। तो क्लास 10th में एक्स चर से संबंधित बहुपद पढ़ना है, वाई से नहीं पढ़ना है, जेड से नहीं पढ़ना है, टी से नहीं पढ़ना है। तो एक्स से रिलेटेड हम लोग को बहुपद पढ़ना है, यानी कि जो भी बहुपद आएगा उस बहुपद के अंदर जो चर आएगा वो एक्स रहेगा। इसलिए यहाँ पे बहुपद लेंगे और बहुपद किस फॉर्म में रहेगा, कौन से चर के रूप में रहेगा? तो एक्स के चर के रूप में रहेगा, इसलिए यहाँ लिखते हैं पी एक्स। तो पी एक्स मतलब पी से बहुपद हो गया, एक्स से हो गया, तो वो बहुपद किस रूप में है? तो एक्स चर के रूप में है। तो बहुपद को पी एक्स से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। निरूपण को कहते हैं डिनोट करना, ठीक है। निरूपण को कहते हैं दिखाना, दर्शाना, इंग्लिश में डिनोट करना। तो चलिए आप लोगों को ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका फाइनल उदाहरण लिखेंगे कि अगर बहुपद को लिखना है तो कैसे लिखा जाए। तो अब देखते हैं उदाहरण में, यहां से हम लोगों का अब क्लास 10th का टॉपिक जो है स्टार्ट हो चुका है। तो एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं, 2px। बहुपद को जब भी लिखेंगे px से लिखेंगे, तो px बराबर अब 2x माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुपद लिए हैं, वो बहुपद कैसा है? तो 2x माइनस 5 के रूप का है, और यहाँ पे चर क्या है? तो x है। तो देखिए यहाँ चर अगर x है तो यहाँ भी चर क्या होगा? p के अंदर x होगा। तो p के अंदर x है तो कहता है कि बहुपद कैसा है? तो बहुपद का चर जो x के रूप में है, तो यहाँ हो गया 2x माइनस 5, तो x रहेगा। अगर कोई लिख दिया py, तो यहाँ पे चर क्या है? y, यानी कि जो बहुपद हम लिखेंगे वो y ही आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया 3y स्क्वायर प्लस 4। अब घात कैसा है? घात में नंबर जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन धनात्मक होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे जो चर है वो कौन सा है? y है, क्योंकि यहाँ पे जो चर यूज किया गया है p के साथ वो y है। इसलिए बहुपद का जो फॉर्म आएगा वो y चर पे आएगा। y का घात कैसा है? धनात्मक है, इसलिए ये बहुपद है, इसलिए लिखे पी वाई ये बहुपद, पी एक्स ये बहुपद। अब हम यहाँ पे कोई भी लेटर का, कोई भी वेरिएबल का अदर सिंबल का यूज नहीं करेंगे, केवल एक ही सिंबल का यूज करेंगे, केवल एक्स का, क्योंकि क्लास 10th में हर एक जगह एक्स पर ही रिलेटेड बहुपद पढ़ना है, और एक्स से ही रिलेटेड हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है, द्विघातीय समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे एक्स से रिलेटेड, और एक लेते हैं px बराबर, ये बहुपद का सिंबल है, px बराबर क्या चर होना चाहिए? x होना चाहिए। चलिए एक लेते हैं 3/2 x के पावर 3 प्लस 9। ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है? x है, तो यहाँ भी px है, p के साथ x है। घात कैसा है? घात धनात्मक पूर्णांक संख्या है, घात कितना है? 3 है। तो ये हो गया हम लोग का बहुपद। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। और पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 कवर किए थे, वास्तविक संख्याएं। अगर उसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई सवाल में प्रॉब्लम होगा तो हम सॉल्व करवाएंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बता सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये बहुपद हो गया, ठीक है। तो बहुपद हम लोग जान चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, और क्लास 10th में जो चर लेंगे वो सब के सब एक्स होगा। अब एक टॉपिक और यहाँ पे बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा बहुपद के प्रकार। बहुपद को जान गए कि बहुपद किसे कहते हैं। अब जानेंगे यहाँ पे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है।
क्योंकि बहुपद जो है यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो घात पे डिपेंड करेगा, पावर पे। तो अगर 0 घात है किसी चर x का तो वो 0 घात का बहुपद कहलाएगा। अगर उस चर का घात 1 है तो 1 घात का बहुपद कहलाएगा। अगर घात 2 है तो 2 घात का बहुपद कहलाएगा। अगर घात 3 है 3 घात का बहुपद कहलाएगा। और इस तरीका से अगर घात n हो, यानी n कोई बड़ा नंबर है जो हम लोग को पता नहीं है, जितना मन करे उतना बड़ा नंबर ले सकते हैं, तो उस n घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो हम लोग को क्लास 10th में थोड़ा सा 9th वाला भी कवर करना है, 1 घात का बहुपद, और 10th में और पढ़ना है 2 घात का बहुपद और 3 घात का बहुपद। ठीक है, तो 1 घात के बहुपद से जो रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग 1 घात वाला, इससे ग्राफ खींचना सीखेंगे। ग्राफ में 2 घात 3 घात का जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य की जांच कैसे करते हैं। ठीक है, और शून्य गुणांक के बीच में संबंध समझिए, शून्य गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक, उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। और इस बहुपद से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी समझेंगे हम लोग। तो बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं आप लोग कि बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं हम लोग कि बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित, बहुत सारे बहुपद होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे हाथ चेंज करेंगे बहुपद चेंज हो जाएगा। तो इसमें पढ़ना है पहला, उसका नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो बोल रहा है कि 1 घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। सीधा से लिखेंगे आप, 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक से चर का घात, चर कौन सा हो? 100, उसका घात कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो उसको कहते हैं 1 घात वाले रैखिक बहुपद। तो 1 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। इसका 2 फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दूसरा जो होता है वो होता है जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं हिंदी में मानक रूप। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद का मानक रूप है, कौन सा व्यापक रूप है। तो जनरल फॉर्म को कहते हैं हिंदी में व्यापक रूप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे करता है ज्यादातर, चैप्टर 1 से भी और चैप्टर 2 से भी, और इसके आगे भी जो क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, नेक्स्ट अध्याय, उससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पे करते हैं कि बहुपद के मानक रूप के बारे में, और 1 घात वाले बहुपद को कैसे दिखाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बोल रहा है 1 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मानक रूप इंग्लिश में लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप कैसा होता है? तो px बराबर होता है, क्लास 9th में पढ़ना था, ax प्लस b। कैसा होता है फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो px बराबर ax प्लस b।
जहां बोल सकते हैं, अब यहाँ से मेरे ख्याल से नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा ऊपर हम कवर करते हैं, इसके शॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए देखते हैं। तो वो रहा है जहां, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, यहाँ लिख दिखाते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ए की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ए की जगह जीरो रखिएगा तो जीरो से एक्स में गुना होगा, एक्स भी क्या बन जाएगा, जीरो, और जैसे एक्स जीरो बनेगा तो चर गायब, चर गायब तो बहुपद गायब। जैसे ही ए की जगह जीरो लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, जीरो गुने एक्स प्लस बी। अब जीरो गुने एक्स मतलब कितना, जीरो प्लस बी, और जीरो प्लस बी मतलब बी। तो बताइए, तो जब चर ही नहीं बचा तो बहुपद कहाँ से बचेगा? इसलिए हमेशा यहाँ पे दिखाया जाता है ए इक्वल टू नॉट जीरो। ये दिखाने का वजह है कि ए की जगह जीरो लीजिएगा तो पोलिनोमियल बहुपद क्या हो जाएगा, गायब। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए इक्वल टू नॉट जीरो होगा, और क्या होगा, तथा ए को कहते हैं, ए को एक्स का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक। ए को एक्स का गुणांक है, क्योंकि ए जो है एक्स से गुना है, ए जो है एक्स से गुना है, इसलिए ए को एक्स का गुणांक है, ठीक है। और बी क्या है, तो बी को कहते हैं अचर। अचर के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नंबर होगा, तो बी को अचर कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, बी को अचर कहते हैं। और क्या है, घात चेक कीजिए कितना है, तो इसका एक्स का घात देखिए कितना है, एक, इसलिए इसको कहते हैं एक घात का रैखिक बहुपद। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद का जो फॉर्म होता है वो पी एक्स बराबर होता है एक्स प्लस बी, जहां बी ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ए को एक्स का गुणांक कहते हैं, बी को अचर कहते हैं। अब एक्स का घात एक दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल इसको बनाते हैं, वंडरफुल, थोड़ा सुंदर बना देते हैं, ठीक है। तो हो गया ए एक्स प्लस बी। अब एग्जाम्पल लीजिएगा इससे रिलेटेड तो देख सकते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। लिख दिया कोई पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फोर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, मानक रूप में है ये, क्योंकि यहाँ पे ए कितना है, ए है दो, ए कितना है, तो ए है दो, एक से तो हमेशा एक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, एक्स हमेशा एक्स रहेगा, ए बदलेगा और बी बदलेगा। ए को एक्स का गुणांक कहते हैं, बी को अचर कहते हैं, और बोल सकते हैं क्या कि ए तथा बी वास्तविक संख्याएं, क्या है, वास्तविक संख्याएं होगी, ये वास्तविक संख्या होगी। तो पी एक्स बराबर हो गया टू एक्स प्लस फोर। अब देख लीजिए, ए की जगह दो है, एक्स जगह एक्स है, घात एक है तो घात एक है, प्लस है तो प्लस है, बी कितना है, चार है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद का उदाहरण। और भी लीजिए एक उदाहरण, पी एक्स, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। पी एक्स बराबर अगर लिख दें यहाँ पे माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। अब क्या ये क्या आ गया, समस्या, समस्या आया है कि ए तो प्लस में है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस आ गया, तो ये बहुपद का तो रूप नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुपद के ही रूप में है। अब इसको चलिए इस फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस फाइव, क्योंकि प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो फिर इसको लिखेगा तो इस रूप में आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आया कि नहीं आया, इस रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया, मानक रूप में। देखिए यहाँ पे ए कितना है, तो ये ए है माइनस तीन, ए कितना है, माइनस तीन, बीच में प्लस है, चलिए सॉरी यहाँ पे एक्स है तो एक्स भी देख लीजिए, ए माइनस तीन है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, घात एक है तो घात इसका भी एक है,
बीच में प्लस है तो प्लस है, बी कितना है तो बी ओरिजिनल कितना है, तो ओरिजिनल में बी है -5, ये बी। तो ए हो गया -3, एक से तो एक से, इसका घात कितना 1 है तो इसका भी घात 1 है, बीच में प्लस है, ये भी प्लस है। और बी कितना है -5, तो यहाँ पे बी कितना है -5, तो ये भी हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइनस में लिखा जाए चाहे प्लस में लिखा जाए, वो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। पी एक्स बराबर मान लीजिए लिख दिए 5x - 11। अब बताइए यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। ए कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए कितना है, तो ए है 5। बी कितना है, बी हमेशा माइनस में, यहाँ पे जो है माइनस में ही होगा, क्योंकि बीच में क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, यानी कि बी निगेटिव। तो बी कितना है, तो -11 है, -11। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाएगा तो इस तरीके से दिखाते हैं सकते हैं 5x + -11। देखिए ए कितना है 5, एक से तो एक से, घात 1 है तो घात 1 है, प्लस है तो प्लस है, बी कितना है तो बी है -। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों पहला बहुपद, जिसको कहते हैं रैखिक बहुपद। और मेरे ख्याल से रैखिक बहुपद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी 2 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नहीं समझ में आता है एक बार और वीडियो देखिए। और आज के लिए बहुत सारे आप लोगों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।